जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे ना कि आज मेरे को अपनी आज से पूरी ताकत झोंकना है, उस दिन के बाद ही आपको समझ आता है कि आपके में टैलेंट क्या। अभी आप चाहे मीडियोकर हो, चाहे बिलो एवरेज हो, चाहे थोड़े से अबव एवरेज हो, आपको लगता हो कि मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ, ये सब आपका मिथ है। मैं ये कहूँ कि मैं एक आला दर्जे का डफर था जिससे दुनिया में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ करेगा। क्लास 12th में बायो का स्टूडेंट दिसंबर में ये ना बता पाए कि हार्ट किधर होता है, तो इतना ब्रिलियंट था। लेकिन मैं आज बहुत सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आज मेरी पुस्तकें इंडिया की 28 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में, 30-40 हज़ार से ज़्यादा स्कूलों की लाइब्रेरी में, और आज मैं देश के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को कोच करता हूँ। आईआईटी से लेके, आईआईटी मुंबई से लेके सेंट जेवियर्स कोलकाता तक कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ मैंने लेक्चर नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रभात प्रकाशन पर। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी, जो कि एक इंटरनेशनल ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, और साथ ही साथ इनके नाम पर 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद भारती जी। सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। सर, जैसा कि आप पहले एक सर्जन थे, इसके अलावा आप एक राइटर, एक ऑथर, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो क्या आप बचपन से ही इतने ब्रिलियंट थे? मैं ब्रिलियंट तो था, लेकिन नीचे की तरफ से जी। तो मैं अपने आप ब्लैक लिस्ट का टॉपर था, और अमूमन हर साल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पास होता था। तो यदि मैं, जितने भी यूथ मुझे देख रहे हो, यदि मैं ये कहूँ कि मैं एक आला दर्जे का डफर था जी। जिससे दुनिया में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ करेगा। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई मेरे से इंस्पायर मत हो जाना, पूरी कहानी सुन लेना, नहीं तो पता चला आधी कहानी में इंस्पायर हो गए। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उसको, कोई भी हमारे धर्म के मंत्र होते थे जी, तो उसको पढ़ के ऐसे उंगली घुमाता रहता था, और जहाँ पे वो मंत्र खत्म होता था और जहाँ पे मेरी उंगली उस वक्त रहती थी उसको टिक मार देता था। तो ये मैं था। तो ऐसा ही मेरा कारवां चला, समझिए क्लास 10th तक। 11th में सब्जेक्ट लेना था, तो सब्जेक्ट लेना था तो घर वालों ने पहले ही बोल रखा था कि कॉमर्स लोगे तो बहुत मारेंगे, क्योंकि बी कॉम वही करता है जो बेकाम होता है, मतलब जिसका कोई काम नहीं होता। बाद में समझ आया यही लोग देश चलाते हैं। ठीक, फिर बचा मैथ्स और बायो, तो मैथ्स मैंने लिया। अब मैथ्स में गया थोड़े दिन, यार बहुत टफ सब्जेक्ट था, 1-2 महीने बाद मैंने छोड़ दिया, बायो ले लिया। बायो के बाद कोई ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी में बायो में रहा। ब्रिलियंट का जवाब आपको ऐसे देता हूँ कि 12th था, और 12th में दिसंबर का महीना था, और टीचर ने क्लास में पूछा जी, कि बॉडी में हार्ट कहाँ होता है। तो यही जवाब मैंने, संदीप माहेश्वरी जी ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको यही एग्जाम्पल दिया। तो मैं उस वक्त अपनी बॉडी में ऐसे सब जगह हाथ लगा लगा के देखने लगा कि साला आवाज़ कहाँ से आती, क्योंकि पिक्चरों में देखे थे लपडुप होता है, तो कहीं से आवाज़ समझ नहीं आई, कुछ नहीं आई। जो भी हुआ, बहुत देर झंझट चला, और फाइनली मैंने बोला मैडम राइट। तो मेरा एक पापी दोस्त भी था, हर किसी का एक दोस्त होता है, मैंने उसको भी खड़ा किया गया, उसने भी बोला राइट, और हमको मैडम ने बोला गेट आउट। क्योंकि क्लास 12th में बायो का स्टूडेंट दिसंबर में ये ना बता पाए कि हार्ट किधर होता है, तो इतना ब्रिलियंट था मैं। ठीक, लेकिन मैं आज बहुत सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहता हूं कि आज मेरी पुस्तकें इंडिया की 28 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में जी, 30-40 हज़ार से ज़्यादा स्कूलों की लाइब्रेरी में है, और आज मैं देश के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को कोच करता हूँ। आईआईटी से लेके, आईआईटी मुंबई से लेके सेंट जेवियर्स कोलकाता तक कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ मैंने लेक्चर नहीं किया। तो मैं आज इस सवाल को, मैंने जवाब को लंबा इसलिए खींचा कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अभी आप चाहे मीडियोकर हो, चाहे बिलो एवरेज हो, चाहे थोड़े से अबव एवरेज हो, आपको लगता हो कि मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ, ये सब आपका मिथ है। ठीक है, ये आपकी महज एक सोच है। जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे ना कि आज मेरे को अपनी आज से पूरी ताकत झोंकना है, उस दिन के बाद ही आपको समझ आता है कि आपके में टैलेंट कितना है।
बिल्कुल। क्योंकि ऊपर वाले ने बनाते हुए कोई भेद नहीं किया। ये तो बचपन से हमारे ऊपर लेबल लग जाते हैं, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये तो फला नहीं है, तो डिसिप्लिन नहीं है, तो देर से उठता है, तो आलसी है, तो कामचोर है। और वो लेबल इतनी बार लगता है, इतनी बार लगता है कि हम अपने आप को वैसे ही मानने लग जाते हैं और वैसे ही एक्ट करने लग जाते हैं। तो 12 दिसंबर के उस दिन से जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद वो जो डफर उज्जवल था ना, वो अचानक 2 महीने बाद ब्रिलियंट उज्जवल हो गया। और आज मेरे को अफसोस होता है कि जिंदगी के पहले 12 साल ऐसे बिताए, लेकिन दृढ़ता से मैं यकीन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो एवरेज या मीडियोकर हो, पूरे फोकस और मेहनत से बड़ा परफॉर्मर बन सकता है। जी। तो सर, जैसा कि आप पहले एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे, फिर उसके बाद आप राइटर, ऑथर, फिर मोटिवेशनल स्पीकर, उसके बाद एक बिजनेस कोच, तो कैसे ये बदलाव आया और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे? बढ़िया सवाल है। तो मैं पहले एक सक्सेसफुल डॉक्टर था, पहले तो डफर था, वहां तक की कहानी पूरी हो गई। फिर मैं डॉक्टर बन गया, मेरा अपना हॉस्पिटल था, पाटनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वहां पे 8-10 साल बाद, जैसे मैं क्रिएटिव आदमी हूँ बहुत, तो मेडिकल में तो ज्यादा क्रिएटिविटी चलती नहीं। यदि सर्जरी में यहाँ से ब्लेड चलना है तो यहीं से चलना है, इधर चला दी मर जाएगा मरीज। तो मेरे को वहां पे थोड़ा बोरियत सी होने लगी और मैं हर दिन अपने आप से सवाल करता था कि क्या मैं अपनी जिंदगी यही करते हुए बिता दूंगा। और मैं ना, मरीज जैसे मेरे पास आते थे तो मैं उनसे जब बात करता था तो इलाज के पहले इतनी बात करता था वो आधे ठीक हो जाते थे। तो मेरे को ये समझ आया कि ऐसा बन सकते हैं। तो मैंने वन फाइन डे एक निर्णय लिया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग या राइटिंग की लाइन में जाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मैं बहुत छोटे टाउन में था, छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग नाम का छोटा सा शहर है, बहुत छोटा, नाम भी नहीं सुना होगा आपने। तो वहाँ का था। अब वहाँ पे किसी को पता ही नहीं, हमारी 7 पुश्तों में कोई स्पीकर नहीं हुआ, आसपास के 50 किलोमीटर में कोई स्पीकर, कोच जैसा कोई शब्द कोई जानता ही नहीं था। तो एकदम नई लाइन थी। तो वहाँ से मैंने अपनी टीम को बोला, डॉक्टरों की, असिस्टेंट डॉक्टर्स जो थे, कि 2 साल में ट्राई मार के आता हूँ ये फील्ड क्या है, ठीक है। यदि 2 साल तक मैं नहीं चला तो वापिस आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग हॉस्पिटल का नाम चेंज नहीं करना, ठीक है। और वही नाम चलता रहा। 2 साल बाद मैं फेमस हो गया, हॉस्पिटल उधर ही छोड़ दिए। फिर ऑथर से मैं बना मोटिवेशनल स्पीकर जी। अब मेरे को समझ आया कि भाई ये मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत बकवास चीज है। ये क्या होता है कि तवा गर्म है, रोटी बन रही है, ठंडा हो जाता है तुरंत, तो मन ना बन। तो मेरे को समझ आया। और दूसरा, मोटिवेशनल स्पीकिंग की फील्ड में कोई भी आ जाता है, क्योंकि आजकल लगता क्या है, एक ट्राइपॉड ले लो, एक माइक है, 500 रुपए का माइक आता है, मोबाइल सबके पास रहता है, बना लो अपना वीडियो और बन गया मोटिवेशनल स्पीकर। तो पहले मैं ऑथर बना जी, फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना। मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर में समझ आया, ताली तो खूब बजती है, खूब ऑटोग्राफ होते हैं, खूब फोटोग्राफ होते हैं, माहौल बनता है, लेकिन भाई वो तवा तो ठंडा हो जाता है 10 दिन बाद मोटिवेशन का, ठीक है, जोश चला जाता है। मेरे को लगा और डीप जाना चाहिए। तो फिर मैंने हर चीज को करने के लिए सिस्टम बनाए, हैबिट्स बनाई। जैसे कि एक एग्जांपल, मैं आपको खूब मोटिवेट कर दूं, हेल्थ अच्छी करो, आप तो स्लिम हो, किसी को बोलना पड़ जाए कि स्लिम हो, वेट रिड्यूस करो। अब आप सोचो कि वो आदमी 200 वीडियो देख ले स्लिमिंग के, वेट लॉस के, 200 बुक भी पढ़ ले, लेकिन गद्दी पे लेटा रहे, तो कुछ होगा? उसकी जगह वो 1 नंबर गधा हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन रोज सुबह उठता है, 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, तो उससे वो स्लिम हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा? तो हम करने से चेंज होते हैं, ना कि जानने से। तो मेरे को ये चीज समझ आई कि ये तो ज्ञानबाजी है। तो मैंने हर चीज में हैबिट्स बिल्ड की, जिंदगी का जो भी हिस्सा चाहिए हैबिट। फिर मेरे को लगा कि बिजनेस कोचिंग में जाना चाहिए, मेरा बिजनेस का बहुत शौक था। तो फिर मेरे को लगा जिसका भी हम बिजनेस कोच करते हैं उसका बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, उसके नए स्टाफ आते हैं वो, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं चैरिटी शुरू करवाते हैं, एम्प्लॉइज को कुछ मिलना चाहिए, फैमिलीज को कुछ मिलना चाहिए। फाइनली अब मैं बिजनेस कोच बन के ऐसा लगता है देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहा हूं। तो ये जर्नी एक के बाद एक आती चली गई है ना। अभी अब पता नहीं आगे कौन सी आएगी जी। तो सर, जैसे कि आपका नाम है उज्जवल, और उसी की तरह आपका करियर भी एकदम उज्जवल ही है। तो रुको, फिर आप बढ़िया बात कर दिए। यहाँ पे एक बढ़िया वाली सलाह देता हूँ। एक जैन गुरु है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बहुत फेमस गुरु है। वो एक बात कहते हैं कि किसी का भी नाम, तो जितने भी लोग देख रहे हो भाई, तुम्हारी शादी वादी होगी, बाल बच्चे होंगे या हो गई होगी, तो नाम जरा जो मैं अभी सलाह दे रहा हूँ उस हिसाब से रखना, और बाकी अपना बदल सको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो कहते थे कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा जो शब्द बोला जाता है वो उसका नाम होता है। बिल्कुल सर, है ना। स्कूल से लेके कॉलेज तक अटेंडेंस देते रहते हैं, वहां पे नाम होता है, मम्मी दिन में घर 100 बार बुलाती है, दोस्त बुलाते हैं।
तो नाम की जो वर्गणाएं हैं, जो वाइब्रेशन रहती है, वो किसी की भी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम उज्जवल रखा, अब मैं जरा भी मेहनत उज्जवलता की दिशा में करूंगा तो मेरा नाम मेरे को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। तो कहते हैं नाम ना छोटा मोटा टोनी टीटू पीटू टाइप का छोड़ के बड़ा मीनिंगफुल और वजनी नाम रखना चाहिए, जिसको बोलने में ना उज्जवल, सामने वाले को बोलने में थोड़ा मेहनत लगे। तो जब भी बच्चों का नाम रखे, परिवार में किसी का नाम रखे, तो भारी लंबा, कम से कम 8-10 अल्फाबेट का रखे। तो ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, हम लोगों का भविष्य उज्जवल बनाते हैं जी। तो सोशल मीडिया पर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर आपके लाखों में हैं, और यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आप अपने ही फैन से ट्रोल हो गए किसी बात को लेकर? रोज होते हैं जी सर। डेली होते हैं। देखो, फैंस का मजा बता रहा हूँ, खूब सारे लोग तारीफ भी करते हैं, मजा आ गया, ये हो गया, जिंदगी बदल गई, लेकिन ट्रोल भी करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं ना, कई लोगों को एक 15 मिनट के वीडियो में वीडियो से मतलब नहीं है, उसमें कहीं 1 सेकंड की टेक्सटिंग एरर हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वहां लिखेंगे सर ये स्पेलिंग में गलती थी। अरे महाराज, तुम 15 मिनट का वीडियो ध्यान से देख लेते, तुम उस 1 सेकंड में फोकस करके। अच्छा, कई लोगों को क्या है, वो अपनी जगह कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है कि वहां यहाँ वो नरेंद्र मोदी जी को भी कुछ बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, यहाँ तो पावर है, कमेंट कर दो जाके। तो यस, लोग ट्रोल करते हैं और हम भी उनको ट्रोल करते हैं, क्योंकि हम उनको लास्ट में ऐसा बोलते हैं, मेरे को पता है अभी आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद छोड़ के अगले में चले जाओगे और कुछ करने वाले नहीं हो, और ऐसी एक दिन सड़ के मर जाओगे। तो हम भी उनको ट्रोल करते हैं पलट के। तो ट्रोलिंग चलती रहती है, तो लेकिन ट्रोलिंग को इस सेंस में लेना चाहिए कि कभी कभी उसमें पॉजिटिव सजेशंस भी आते हैं। ठीक है, ट्रोलिंग को कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि जनता क्या चाह रही है। बोलते हैं जनता जनार्दन है, ठीक है, तो कोई डायरेक्टर कितना ही बोले मेरी पिक्चर हिट है, ऐसी है वैसी, लेकिन जनता लाइक नहीं की तो पिक्चर कॉमर्शियल सक्सेस नहीं, तो तुम्हारी रोटी कहां से आएगी जी। तो लोगों की ट्रोलिंग कहीं ना कहीं आपके इंप्रूवमेंट का जरिया है। हाँ, अब इसको ट्रोलिंग को एक शब्द आगे ले जाऊं कि क्या हम कभी डिस्करेज होते हैं क्या? तो कोई वीडियो ना हम लोग इतनी जान झोंक के बनाते हैं उज्जवल वाटनी यूट्यूब चैनल पे। मैंने प्रोडक्टिविटी की सीरीज लॉन्च की, पेरेंटिंग की सीरीज लॉन्च की, बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, दुनिया के महानतम लोगों को खूब रिसर्च करके, 20 आदमी की हमारी रिसर्च टीम है, और रिसर्च कर करके महानतम लोगों की बायोग्राफीज, उनकी हैबिट्स निकालती है, और कई बार बहुत मेहनत से मर मर के बनाया गया वीडियो जब चलता नहीं है ना, तब हम लोग डिस्करेज होते हैं। ट्रोलिंग से डिस्करेज नहीं होते। और कभी कभी हमको लगता है यार ये वीडियो तुमको देखना चाहिए था भाई, क्यों नहीं देखे इसको, तो बस वहां पे थोड़ा डिस्करेजमेंट होता है। तो सर ऐसे कैसे आप आपको खुद को एनकरेज करते हो फिर से? देखो, आप नदी जो बहती है जी, तो ऐसा थोड़ी कि उसके बीच में एक नाव आ गई तो रुक गई हो, तो उसके साइड से पानी से निकल जाती है, पत्थर डाल दोगे तो नदी थोड़ी रुकती है जी। तो हमारा मानना है कि हमको काम करते जाना है। ठीक है, कभी सफल होंगे, कभी असफल होंगे, मौसम कहाँ एक जैसा रहता है, रात होता है, दिन आता है, बारिश होती, गर्मी आता है, चेंज होते रहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जीवन है तो तनाव रहेगा, बिल्कुल, जीवन है तो अप डाउन होगा। तो वो ईसीजी वाले या कार्डियोग्राम अपन करते हैं तो उसमें भी ऐसा जब तक जा रहे हैं तभी तक तो जिंदा हो, ऐसे हो गया तो निपट गए। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर डिस्करेज नहीं होता होगा, यदि कोई कहता है कि वो डाउन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं, तो झूठ बोल रहे हो जी। सबका सबका जीवन है, सबके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, सबके अपने चैलेंज। ठीक, किसी का चैलेंज 1000 रुपए का हो सकता है, किसी का 100 करोड़ का हो सकता है। अनिल अंबानी के भी अपने चैलेंज हो सकते हैं और बाहर रिक्शा चलाने वाले के भी अपने चैलेंज हो सकते हैं। तो यस, हम डिस्करेज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सलाह, डिस्करेज होने के बाद, हम डिप्रेस होने के बाद हम ज्यादा देर डिप्रेशन में वक्त नहीं बिताते, तुरंत अगले काम में एंगेज हो जाते हैं जी। आप डिप्रेस कब होते हो पता है? जब आप उसी के बारे में बहुत देर सोचो, उतर जाओ तो आपको इमोशनल हो जाओगे, रोना वोना आ जाएगा, थोड़ा हार्ट बीट लो हो जाएगी, लेट जाओगे, फिर वैसे ही लोग आपको घेर भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप ना तुरंत अगले काम में लग जाओ। तो आपको वो कहते हैं असफलता में ज्यादा देर नहीं बिताना, नहीं तो डिप्रेस हो जाओगे, और सफलता में ज्यादा देर नहीं बिताना, नहीं तो एरोगेंट हो जाओगे। तो बस आप काम करो, जीत या हार जो हुआ आगे बढ़ो, खाली हार रहे हो तो उसको इवेल्युएट कर लो, क्या क्या मिस्टेक हुई, जिससे अगली बार रिपीट ना करो। जी सर, ऐसी कोई आप आदतें बताइए जिनको अपनाकर युवा अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। आज तो उज्जवल पकड़ लिया आपने। जी सर। ठीक है, तो मैं 2 ऐसी आदतें देता हूं जिसको युवा ही क्यों, एक छोटा बच्चा, उस युवा के मम्मी पापा सब कर सके और पूरी फैमिली मिल के कर सके। इंडिया में इस वक्त 50 लाख से ज्यादा लोग, मेरा एक प्रोग्राम है VIP जो सक्सेस हैबिट्स पे, एशिया का सबसे टॉप मोस्ट प्रोग्राम में से एक है।
तो वहां पे हम 2 हैबिट्स को के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी यदि कल सुबह ना रहूं तो कौन सी 2 आदतें हैं जिनकी वजह से मैं याद किया जाना चाहूंगा। आज मैं वो 2 आदतें आपको देता हूं जी। सबसे पहली आदत सारे व्यूअर्स को मैं दूंगा, सेल्फ ऑडिट, डेली सेल्फ ऑडिट, हर रात सोने के पहले, ठीक। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक भी दे देंगे जिससे एक फॉर्मेट दे सके, हम लोगों फॉर्मेट का डाउनलोड करके अपने घर में इस आदत को अपना पाएंगे। डेली सेल्फ ऑडिट में आपको रात को सोने के पहले 2 सवाल पूछने हैं और उसका आंसर लिखना है। सवाल नंबर 1, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूं भारती जी, चेंज मत हो, नहीं होना है, आप खाली लिखो तो सही 10 दिन, चेंज अपने आप हो जाओगे। बिल्कुल। तो आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, हम देखेंगे। आज मैंने बिना मतलब गुस्सा किया, आज मैंने खूब सोशल मीडिया चलाया, आज मैंने गॉसिप किया, आज मैं बिना मतलब किसी से खराब भाषा का उपयोग किया, आज मैंने कोई कमिटमेंट फेल किया, आज मैं किसी मीटिंग में पूरी तैयारी से नहीं गया था। आपको खूब सारी चीज मिलेगी, आप खाली उसमें लिखो आज मैंने ये किया, ठीक। सेकंड सवाल ये है, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। हम पैदा तो हो जाते हैं, रोज सुबह उठेंगे, वैसे ही ब्रश करेंगे, नहाएंगे वाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, पूरा दिन बिता देंगे, हैं। इवन एक बिजनेस ओनर ऑफिस पहुंचेगा तो उसको पता है डांटना किसको है, उसका प्रसाद भी सेम आदमी को बंटता है। और रात को बिल्कुल वो घर पहुंचेगा, टीवी सीरियल वही वाला देखेगा और उतने बजे सो जाएगा और फिर क्या बोलेगा, दिवाली जल्दी नहीं आ गई क्योंकि कुछ नया बड़ा करता नहीं है। यदि आप रोज एक सवाल पूछेंगे, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पे मुझे गर्व है, तो आपको जवाब मिलेगा। आज मैंने 50 पेज एक पुस्तक के पढ़े, आज मैंने किसी की मदद की, आज मैं 1 घंटा मौन से रहा, आज मैंने कहीं जाके चैरिटी की, आज मैंने अपने 2 एम्प्लॉयज़ का ग्रीवांस ख़त्म किया, आज मैंने एक टफ क्लाइंट को हैंडल किया, आज मैंने एक नई चीज़ सीखी। बिलीव मी, यदि 100 डेज आप डेली सेल्फ ऑडिट कर लेते हैं तो आप कॉन्शियस लिविंग यानी सजग होकर जीने वालों की कैटेगरी में देंगे। जो फॉर्मेट दे रहा हूं डाउनलोड करना, घर में चिपका देना, मम्मी पापा बेटा बेटी जो भी हो एक साथ करना। छोटा बच्चा भी पूछता है, मम्मी आज मैं क्या लिखूं, क्या करूं जिससे गर्व हो, तो मम्मी बोलती है आज तू जंक फूड मत खाना। हाँ ठीक है, तो ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन आज उसको लिखना है कि मुझे गर्व है मैं जंक फूड नहीं खाया, तो छोटा बच्चा दिन भर जंक फूड नहीं खाएगा, ठीक। और वो मजाक में बच्चे अपने पापा से पूछेंगे आप क्या किए जिस पे गर्व है। तो यदि 3-4 दिन गर्व का कॉलम खाली चले जाएगा ना, आपको बहुत बेइज्जती महसूस होती है जी। अच्छा, आज मैंने क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आपने डे 1 पे लिखा आज मैंने गुस्सा किया, डे 2 पे लिखा आज मैंने गुस्सा किया, डे 3 पे लिखा आज मैंने गुस्सा किया। 4th डे ना आप गुस्सा करने जाओगे, आपके अंदर से आवाज आएगी रुक कितना गुस्सा करेगा आज, फिर लिखेगा क्या, तो सिनेरियो चेंज होता है। तो दिस इज द फर्स्ट हैबिट, डेली सेल्फ ऑडिट। सेकंड हैबिट आपको दे रहा हूं, और ये मैं व्यूअर्स को समझो, मेरा जो सबसे फेमस प्रोग्राम है वीआईपी, उसकी 2 सबसे बड़ी हैबिट दे रहा हूं। जिंदगी में कभी भी आपको मौका मिले, आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल, उज्जवल पाटनी फेसबुक, उज्जवल पाटनी इंस्टाग्राम, कहीं भी जाओ वहां पे आपको वीआईपी की डेट्स मिलेगी। एक बार जिंदगी में मेरे बोलने पे 2 दिन का वीआईपी जरूर करना, और यदि आप ठीक ठाक बिजनेस ओनर हो तो अपनी कोर टीम को लेके करना। सेकंड हैबिट दे रहा हूं, ओ गॉड। पहली थी डेली सेल्फ ऑडिट, एक सेकंड है ओ गॉड। इसका भी फॉर्मेट हम देंगे आपको। ये दोनों हैबिट वो है जिसके फॉर्मेट इंप्लीमेंट करने के। ओ गॉड का मतलब होता है 1 गोल 1 डे जी। जैसे आप 5 साल का गोल बनाओगे वो गोल फेल हो जाता है, 1 साल का भी बनाओ, यहां तो 1 महीने का ठिकाना नहीं है, मूड अप डाउन होता है। आपके कंट्रोल में सबसे ज्यादा क्या पता है, आज सुबह उठ के यदि आपने एक गोल बनाया कि आज दिन भर में किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी, और 4 अलार्म लगा लिए जिसमें आवाज आ रहा है गुस्सा नहीं करना गुस्सा नहीं करना, तो 4 बार बजेगा, तो जब बजेगा उससे 2 घंटा आप नहीं करोगे। 1 गोल 1 डे हैबिट ये कहती है आपको हर दिन सुबह एक गोल लेना है जिसकी वैलिडिटी खाली उस दिन की होगी, रात को सोते समय टाइमलाइन समाप्त। अब गोल क्या हो सकते हैं, आज मैं किसी एक अचीवर से मिलूंगा, आज मैं कोई एक बुक के 100 पेज पढ़ूंगा, आज मैं उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 5 वीडियो देखूंगा, आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ 1 घंटा बिताऊंगा, आज मैं बच्चों को क्वालिटी टाइम दूंगा, आज मैं रोज मैं 4 घंटे पढ़ता हूं, आज मैं 8 घंटे डेडिकेटेड पढ़ूंगा, आज मैं दिन भर मोबाइल ही नहीं उठाऊंगा जी। तो यदि आप दिन का एक गोल लेते हैं और रात तक उस एक गोल को अचीव कर लेते हैं, आप हर दिन एक जंग जीतते हैं, 1 महीने में आप 30 जंग जीतते हैं। और हम ये दोनों हैबिट को 100 डे मिरेकल बोलते हैं। जितने भी लोग इस वक्त इस स्टूडियो में हो, यदि आप और आपका परिवार इसको 100 डे कर लेता है, मेरी गारंटी मानो इस 100 डे में आप 3 साल आगे निकल जाओ जी। मिरेकल है, मिरेकल। तो ये 2 हैबिट मैंने दे दी आपको, आप देखिए कैसी लाइफ चेंज होती है। आपकी बुक है पावर थिंकिंग, तो ये कहीं ना कहीं जो अभी आपने कुछ देर पहले बताया इससे मिलती जुलती है क्या?
या इसमें कुछ और? देखिए, बहुत साल पहले जब पावर थिंकिंग आई तो इंडिया टुडे ने बड़ा शानदार रिव्यू छापा जी और एक फुल पेज का रिव्यू छापा इस बुक का, और टाइटल में लिखा पॉजिटिव थिंकिंग से आगे का सिद्धांत है पावर थिंकिंग। क्यों? मैं मानता हूं पॉजिटिव थिंकिंग बकवास है। अब कई लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा सुन के, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एक्शन का क्या मतलब है? आप बैठे बैठे सोचते रहें, उससे क्या मतलब है? आप कितना ही अच्छा सोच ले, कितनी अच्छी बातें कर लें, आपके पास एक नंबर कार है उसमें लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं है, क्या मतलब है? आपके पास वाला 5 लाख रुपए का फ्रिज है लेकिन घर में बिजली नहीं, तो क्या मतलब है? पावर थिंकिंग कहती है कि पॉजिटिव थिंकिंग में एक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप नहीं डालेंगे, साथ में उसका डेडलाइन नहीं डालेंगे, यदि अचीव किया तो खुद को क्या रिवार्ड दूंगा और अचीव नहीं किया तो खुद को क्या पेनल्टी लगाऊंगा, नहीं डालेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो पावर थिंकिंग जो मेरी बुक है वो इंडिया की पहली बुक थी, वर्कशीट्स वाली, 17 वर्कशीट थी उसमें। तो उसको पढ़ोगे तो सेमिनार टाइप का लगता है। तो मैं सभी पॉजिटिव थिंकिंग वालों से बोलना चाहता हूं, आप यार आधी दूरी तक आ गए, मतलब आप दुनिया के उन करोड़ों लोगों से अच्छे हो गए जो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते। लेकिन बॉस, इससे जीतोगे नहीं। जीतोगे तब जब उसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग प्लस एक्शन जुड़ेगा, जिन दो को मिला के बोलते हैं पावर थिंकिंग। ओके सर। सर, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा अनकहा या अनसुना कोई किस्सा हो जो अभी तक आपके दर्शकों को नहीं मिला हो, तो क्या आप शेयर करना चाहोगे ऐसा कुछ? मैं ये मानता हूं कि अनसुना किस्सा तो नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जब सभी यूथ के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं तो उनको लगता है गलत कर रहे हैं, ये क्या है, हमारी जिंदगी है, दिस दैट। कभी कभी आजकल बच्चे जनरेशन गैप के नाम पर पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट। मैं ना जब छोटा था, क्लास 2 में था, तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई, और एक नंबर का डफर में आदमी। लेकिन आज जब मैं जीवन को पलट के देखता हूं तो मैं कितना ही बड़ा हो गया हूं। मेरे पास ना खुशी बांटने के लिए माँ बाप नहीं है, और दुनिया में सबसे ज्यादा खुश आपकी अचीवमेंट में आपके माँ बाप होते हैं, ठीक है? तो आज मेरे पास कोई पेरेंट नहीं है, तो जिनके पास भी पेरेंट है, कहना चाहता हूं कि आप ग्रेटिट्यूड से अपने जीवन को भरें। आप उनसे जनरेशन गैप के नाम पे रफ बिहेवियर ना करें जी। आपको असहमत होने का तो अधिकार है, क्योंकि आपके यूथ बहुत व्यूअर्स हैं इसलिए कह रहा हूं, आपको असहमत होने का तो अधिकार है, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं। जी सर, इस पे ना मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे आपने वीडियोस देखी होंगी IITN बाबा, वो अपने जनरेशन गैप को लेकर अपने पेरेंट्स को बहुत ऐसे बोल रहे हैं डिसरिस्पेक्ट की तरीके से, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं किसी व्यक्ति पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि हर माँ बाप 99%, 1% को आप छोड़ दीजिए, वो अपने बच्चों के लिए जितनी ताकत होती है ना पूरी लगाते हैं जी। वो भले पुराने कपड़े पहन लें, अपने बच्चों को नए और अच्छे कपड़े दिलाने की कोशिश करते हैं। वो भले कभी स्कूल में नहीं जा पाए, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप देखोगे लोअर मिडिल में माँ बाप एकदम खराब सा मोबाइल लेके घूम रहे हैं, लेकिन बच्चे को ठीक मोबाइल देते हैं। कई जगह तो ऐसा है कि पिताजी साइकिल में चल रहे हैं लेकिन बच्चे को 2 व्हीलर दिला दिए कि तेरे को कोचिंग जाना है। तो मैं नहीं जानता, जिस भी शख्स का आप नाम ले रही हैं, यदि इतनी क्षमता है तो खुद ही पैदा हो जाते है ना। तो पैदा करने तक का तो जतन किया हो, है अपनी पहली पॉटी खुद ही धो लेते। तो बचपन से बड़े कोई तो कपड़ा पहनाया होगा, कोई तो नहलाया होगा, कोई तो खिलाया होगा, कोई तो साले तुम बीमार हुए होगे तो पट्टी रखा होगा, सब खुद ही कर लेते ना। बाद में भाषणबाजी करना बहुत सरल है, ठीक। उतने साल का ही कर चुका दो। यदि ये मानते हो 10 साल तक भी उन्होंने तुम्हारे पे अनडिवाइडेड अटेंशन दिया, तो 10 साल पहले तुम किसी के लिए करके दिखाओ जी, ठीक। तो बोलना बहुत सरल है। और एक लाइन और आज बोलता हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माँ बाप ने आपको क्या दिया, बिल्कुल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनको क्या दे रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक। कि आपके पैदा होने पर आपके माँ बाप को गर्व होना चाहिए, और यदि कोई XYZ माँ बाप गलत भी, तो उनको एहसास होना चाहिए कि हम अपने संतान के साथ यार थोड़ा गलत किए, हमारे गलत करने के बावजूद उसने हमारे लिए ये किया। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ ऐसा काम करो कि आपके पैदा होने पे आपके माँ बाप को गर्व हो जी। कुछ ऐसा काम करो कि आपके पैदा होने पर आपको खुद को गर्व हो पहले, ठीक। नहीं तो कई लोग अपने क्यों पैदा हो गए, बायोलॉजी थी, माँ बाप ने एफर्ट लिया, आप बाहर आ गए, ठीक। और कुछ ऐसा काम करो कि आपके पैदा होने पे आपको समाज को गर्व हो, और लोग गर्व से बोले ये हमारे समाज का पार्ट है, तब तो जिंदगी सार्थक है। नहीं तो भीड़ हो, मर जाओगे एक दिन, क्या फर्क पड़ता है। जी सर, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी 2025 की शुरुआत हुई है, तो क्या युवाओं को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो 2025 को अपनी सक्सेस ईयर बना सके?
तो पहले तो मेरा सवाल है कि खाली 2025 क्यों, ये तो चला जाएगा 12 महीने बाद, फिर तो 26 आएगा, 27 आएगा। मैं आपको ऐसी सलाह देता हूं कि पूरी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाए। तो सबसे पहले तो प्रभात प्रकाशन से भी मेरी पुस्तकें आई है, जीत या हार, पावर थिंकिंग, पहले तो उसको पढ़ो, क्योंकि टाइटल क्या है, जीत या हार, रहो तैयार। ठीक, तो आपको हर चीज के लिए तैयार होना है, तो उसको पढ़ो। और एक पावर थिंकिंग जिसपे भी हमने इतनी बात की, ये 2 पुस्तक पढ़ो, इससे आधा रास्ता मिल जाएगा। 3 बड़ी सलाह देता हूं, एकदम मिरेकल सलाह दे रहा हूं। सबसे पहली, इस साल औसत अनप्रोडक्टिव अनहेल्दी लोगों की संगत छोड़ो जी, क्योंकि इनकी संगत ही आपको आधा डुबा देते हैं। और सबसे ज्यादा तो यही मिलते हैं। नहीं मिलते इसलिए क्योंकि आप शायद ऐसी हो। यदि आप राइट रहोगे तो आप राइट लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जैसे मान लो आपको गॉसिप का बहुत शौक है और आप मेरे पास आके गॉसिप करो, लेकिन ना मैं हंसू, ना मुस्कुराऊं, ना पार्टिसिपेट करूं, तो आप क्या मेरे पास अगली बार आओगे? नहीं आओगे। आपको तो ऐसा आदमी चाहिए जो रस ले, उसमें मजा है। तो हम जैसे होते हैं ना, मोस्टली वैसे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, और किसी ने आपको रस्सी से बांध के थोड़ी रखा है कि छोड़ दो भाई, दूसरे को पास जाओ। देखो, गॉसिपिया हर दूसरा आदमी वो आसानी से मिल जाएगा, प्रोडक्टिव आदमी 10 में से 1 मिलेगा, तो उसको थोड़ा तो जतन करना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। तो रूल 1, अनप्रोडक्टिव अनहेल्दी इन लोगों की संगत छोड़ो। रूल 1, ठीक। अनहेल्दी मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कई लोगों से बात करो ऐसा लगता है माँ बाप भी खराब हैं, भाई बहन भी खराब है, कोई साथ नहीं देता, दुनिया भरोसा करने लायक नहीं है, अरे बॉस पैसे वाले का पैसा बनता है, गरीब के लिए तो इतना डायलॉग मारेंगे आपको लगेगा दुनिया जीने लायक नहीं। जी बिल्कुल सर। उसके विपरीत कुछ दूसरे लोग मेहनत करके अचीव करते चले जा रहे हैं, ये भाई लोग डायलॉग मार के बैठे हैं, तो इनके साथ रहोगे तो बर्बाद होना निश्चित है। नाउ सेकंड, अपने पूरे सर्कल में आप छाटो, इसको हम बोलते हैं सक्सेस इकोसिस्टम। अपने पूरे सर्कल में आप छाटो कौन ऐसा विजनरी। अच्छा, इवन आपकी जो है, आपका भी जो फ्रेंड सर्कल होगा ना, आप बहुत ध्यान से देखोगे, रिश्तेदारों को ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कौन इसमें तरक्की करेगा कल। जी, दिखता है वो साफ, वो कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता, लॉटरी नहीं है जिंदगी, एक बार नहीं लगती, रोज अच्छा काम करो तब जाके कुछ हासिल होता है। आप एक दिन दौड़ लोगे उससे कोई फिट नहीं होते। ठीक, सक्सेस इकोसिस्टम कहता है कि कुछ ऐसे लोगों को छाटो जो विजनरी हो, जिनका कोई लक्ष्य हो और जो अपने लक्ष्य पे डटे हो। ठीक, कुछ ऐसी पुस्तकों को छाटो, जैसे हर महीने एक पुस्तक पढ़ लो। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत के जो सबसे बड़े अरबपति और खरबपति, हमारा एक प्राइवेट व्हाट्सएप का ग्रुप है जो 100 कंपनियां चला रहे हैं, उसके बावजूद वो हर महीने एक बुक पूरी करते हैं। कायदे से उनको तो बोल देना चाहिए मेरी 100 कंपनियां, सांस लेने का टाइम नहीं, मेरे तो 1 लाख कर्मचारी, सांस लेने का टाइम नहीं। ना, जो अचीवर होता है उसको पता है जो करना जरूरी है वो जरूरी है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, जो औसत होगा वो बोलेगा मेरा मूड नहीं है यार, थोड़ा मजा नहीं आ रहा यार, आज एक दिन चीट कर लेते। कोई जो अचीवर चीट चूट नहीं जानता, वो सिर्फ जानता है राइट करना है। तो कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ो, महीने में 1 पुस्तक मैं रिकमेंड करता हूँ। जिंदगी में जो हिस्सा खराब हो, हम तो एक ऐसे सुनहरे युग में जी रहे हैं कि यूट्यूब हमारे पास है, तो जिंदगी में जो भी हिस्सा, प्रोडक्टिविटी कमजोर है, सेल्स कमजोर है, मार्केटिंग कमजोर है, दुनिया के बड़े लोगों की स्ट्रेटजीज, मेरे अपने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे 700 वीडियो है। उठाओ ना, क्या चीज, फाइनेंस इंप्रूव करना है, मनी वाली प्लेलिस्ट देख लो, दुनिया के महान लोगों की स्ट्रेटजी देखना है, बायोग्राफीज की प्लेलिस्ट देख लो, जो चीज प्रोडक्टिविटी, एक दिन में कई दिन कैसे जीना है, उठाओ प्रोडक्टिविटी की प्लेलिस्ट देख लो। तो इस साल सक्सेस इकोसिस्टम में बिताओ। जी, ठीक, ये सेकंड सलाह। चूंकि यूथ यहां पर बहुत बड़ी तादाद में है, तो यूथ के लिए मैं थर्ड सलाह दूंगा कि इस साल अपने सोशल मीडिया के टाइम को कोशिश करो कि 2 से 3 आवर्स पर डे के नीचे ले आओ। जी, आप आश्चर्य करेंगे, आप लोगों का सोशल मीडिया टाइम देखेंगे तो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा होता है, तो आप उसको 2 आवर्स बहुत ही आइडियल है और 3 आवर्स उसकी लास्ट रेंज है, इसके अंदर पहले आप ले आओ और बचे हुए टाइम को आप प्रोडक्टिव साइड में इस्तेमाल करने का प्रयास करो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।